गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और हम आज आपके साथ उपस्थित हैं अक्स अतीत के कार्यक्रम में। और अक्स अतीत के में जो भी हमारे अनुगुंज के सदस्य रेगुलर इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनको मालूम है कि हम लोग हिंदी साहित्यकारों की, उर्दू साहित्यकारों की, अंग्रेजी साहित्यकारों की हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। उनके रचनाएं सुनाते हैं और उनके बारे में जो भी रचनाकार है उनके बारे में कुछ बताते भी हैं। तो जैसे कि अनुगुण संस्कृत की तरफ काफी अग्रसर हो रहा है, संस्कृत के कि संस्कृत को किस तरीके से हम क्या सहायता कर सकते हैं अनुगुंज पटल की तरफ से, कि संस्कृत को हम कैसे ऊपर लाने में हम अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी दिशा में हम आज, जैसे कि कालिदास, जो महाकवि कालिदास, उनका जो महाकाव्य है, ग्रंथ है मेघदूत, उसमें से रोज एक शब्द भी दे रहे हैं आप लोगों को। तो थोड़ा सा हम मेघदूत को और भी समझते हैं। तो मेघदूत के लिए जब सोचा कि किसको लाया जाए अनुगुंज के पटल पर, तो उत्पल कांत मिश्रा जी का नाम एकदम दिमाग में आया। उत्पल कांत मिश्रा जी खुद भी कवि हैं और कवि होने के साथ ही इनके पिताजी भी अच्छे कवि थे, तो साहित्यिक परिवार है पूरा। और इसके साथ ही इनको बहुत सारा ज्ञान भी है, बहुत सारा कुछ पढ़ा भी है इन्होंने। तो आज उत्पल कांत मिश्रा जी हमारे बीच में है। आपका बहुत स्वागत है उत्पल कांत मिश्रा जी। थैंक यू बहुत प्रणाम निवेदिता आपको। जी। प्रणाम आप सबों को। और मेरे और पिताजी उत्पल कवि कांत नहीं जी, थे, वो साहित्यकार थे। काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, इन चीज़ों पर उनको विशेषता हासिल थी और भारत में ही नहीं विश्व में इन विषयों पर के लिए विख्यात थे। जी नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट की स्थापना उन्होंने ही की थी, उनको ही बुलाया गया था। 5 साल उधर भी रहे। तो वस्तुतः होता क्या है कि जब साहित्य की बात आती है तो आज हमारा दायरा थोड़ा सा चीज़ों को देखने का संकीर्ण सा हो गया है। हम साहित्य को मूलतः कविता और कहानी के बीच में ही देखते हैं, और एक बहुत बड़ा अंश है इसका, जो इसका क्रिटिकल पार्ट है, जो इसके ऊपर अध्ययन करता है कि वस्तुतः यह क्या है, किस तरह की कविता लिखी गई, कविता कैसे लिखी जानी चाहिए, उसका जो गाइडलाइंस होते हैं, जो इन सबों के पीछे का स्तंभ है, आधार है, यह काव्य शास्त्र वह विषय वस्तु है। और काव्य शास्त्र के विषय में हम मेघदूत जैसी रचना के विषय में चर्चा करने पर यहाँ आए हैं, तो मैं 1 आध मिनट का वक्त लूँगा। शायद लोगों को इतना बुरा नहीं लगेगा मेरा 1-2 मिनट का वक्त लेना। इन स्तंभों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये साधारण कृतियाँ नहीं हैं, ये समय काल की सीमा से परे जा चुकी हैं। कब 5वीं शताब्दी AD और कहाँ हम लोग 21वीं शताब्दी में बैठकर बात कर रहे हैं। हजारों विद्वान इसके ऊपर लिख चुके हैं और आज भी मंथन जारी है। और क्या है वो मैं अभी बताऊंगा लोगों को, आप सबों के समक्ष, जितना भी छोटा मोटा ज्ञान है। तो उन स्तंभों को जानना जरूरी है। उन्हीं स्तंभों की व्याख्या काव्य शास्त्र में है और इसलिए काव्य शास्त्र को वेदांगों में शामिल किया गया है। जो वेदांग हैं उसमें काव्य शास्त्र एक बड़ा अंग है। बिना उसको पढ़े शिक्षा, वेदांग, व्याकरण, वेद को जानना संभव नहीं है। ये छोटा सा मतलब उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया और कुछ ज़्यादा नहीं बोल गया हूँ मैं। तो क्या मैं आरंभ करूँ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है निवेदिता जी, मेरी आवाज़ जा रही है क्या? तो जी, मेरी आवाज में म्यूट थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं मंच आपको दे रही हूँ और आप और श्रोताओं के बीच में मैं ज्यादा देर नहीं आना चाहती हूँ। सीमा गुलाटी जी ने ज्वाइन किया है, बहुत प्रणाम आपको। प्रणाम तो सीमा जी, आपका स्वागत है। और भगवती की इच्छा रही तो मैं कुछ ठीक ठाक ही बोल पाऊंगा, समझाने की चेष्टा करता हूँ। जी उत्पल जी, आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम संस्कृत साहित्य की बात कर रहे हैं और मेघदूत की बात करने जा रहे हैं, तो
सबसे पहले कवि क्या है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत, हम उसे जान ले थोड़ा सा, एक आध मिनट। काव्य किसे कहते हैं, कवि कौन है? संस्कृत भाषा में कवि उस पर्टर नेचुरल पावर जिसके पास होता है उसको कहा जाता है, जो अलौकिक विजन है जिसके पास, उसको कवि कहा जाता है। अब इसको समझाने के लिए मैं आगे बढ़ूं तो निवेदिता जी, आप भी और सभी लोग अपने आसपास जरा एक बार अपनी दृष्टि घुमा करके देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या है। जरा चित्त को स्थिर करें और अपने चारों तरफ घूम करके बस एक नजर घुमा करके देखें क्या है आपके चारों तरफ। आपको क्या लगता है जीवन कितना है, कितना, जितने आपके आसपास चीजें पड़ी होंगी, दीवार है, बेंच है, सोफा होगा, तरह तरह की चीजें होंगी, तो द यूनिवर्स दैट appears to us is nothing but a conglomeration of lifeless matter, and all these lifeless matters maintain a cold indifference towards human life. उन्हें कोई मतलब नहीं है आप जीवित हैं, मृत हैं, दूसरा जीवन आएगा, वह उसका उपभोग करेगा। अब इसको जरा ब्रह्मांड के रूप में देखें। जब स्पेस में आप जाएंगे या समुद्र तल के अंदर में आप जाएंगे तो इसका विस्तार और बड़ा हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र के बीच में भी बहुत सारा स्पेस जो है वो तो कुछ है ही नहीं, शून्य है। तो जो व्यक्ति इस लाइफलेस मैटर के अंदर में लाइफ को देख सकता है, उसमें सुंदरता को ला सकता है, वह कवि है। उस सुंदरता को ला करके उसका संप्रेषण कर सके दूसरों को, वह कवि है। ये कवि हर उस चीज में सौंदर्य भर देता है जो लाइफलेस हैं, मैटरलेस हैं, कुरूप हैं वस्तुतः, और उसको इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि आप में एक अफेबल जॉय। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, चाहे कुछ भी हैं, तो गाने सुनते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं लिखते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं से आपका पूरा जुड़ाव कविता की तरफ पता चला जाता है। क्योंकि काव्य संगीत को अर्थ देता है। यह सब मैं मेघदूत के पहले क्यों कह रहा हूँ, या जब मैं मेघदूत शुरू करूँगा तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर होगा, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए इन चीज़ों को बात करने के लिए। इसी कारण, क्योंकि ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जीवन की रचना हुई, अगर जीवन ही नहीं होता तो कविता का क्या मोल है? कोई मोल नहीं है। आप किस चीज़ को दिखाते हैं? उसी जीवन के विभिन्न आयामों को, विभिन्न रंगों को आप कविता के रूप में, काव्य के रूप में पिरो करके दिखाते हैं। इस मंच पर बहुत सारे लोग कवि हैं या कवित्री हैं और कविता करने की या तो कविता कर रही हैं या कविता करने की चेष्टा कर रहे हैं, हम सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो रंग भरते हैं। इसीलिए उपनिषदों में ब्रह्मा को या ईश्वर को कवि कहा गया है, क्योंकि यह उसकी रचना है जिसमें उसने सौंदर्य भर दिया है। इट्स एन इम्पोर्टेंट नेचुरल व्यू ऑफ द क्रिएशन। देयर इज अ रिदम इन दिस क्रिएशन। ये रिदम जो इस क्रिएशन में हर चीज एक सुसंगत तरीके से चल रही है, और हर चीज के बीच में एक निवेदिता जी नमस्कार। तो हर चीज के बीच में जो यह एक जो तरंग है, एक प्रवाह है, हर चीज एक प्रवाह में चल रही है, तो देयर इज एन रिदम इन दिस क्रिएशन। और जो सैचुरेशन ऑफ अनकॉन्शियस मैस है, उसको हम अलंकार कहते हैं। यह जो रिदम है, यह गति है। सैचुरेशन ऑफ अनकॉन्शियस मैस इज अलंकार।
अलंकार की अवधारणा काव्य में इसलिए होती है ताकि उसकी गति और यति में एक सौंदर्य को भरा जा सके। गति, यति, यह सब जो भी शब्द मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, इन सबों की व्याख्या मैं करूंगा। और ये अलंकार काव्य की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, उसके सौंदर्य को निखारते हैं। और जो उच्च साहित्य होता है, उच्च दर्जे का साहित्य होता है, और जो काफी नामी कवि हैं, जैसे कालिदास हैं, सूरदास हैं। पूनम जी, ये परिभाषा मैंने नहीं दी है, मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा हूँ। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मूर्ख हूँ। बहुत बड़े हैं, लोलट भट्ट वगैरह हैं, नागेंद्र हैं, ये सब बहुत लोग हैं, बाण भट्ट हैं। थोड़ी बहुत चर्चा इन लोगों की होगी, उन लोगों ने इस सभी चीज़ों को डिफाइन किया। बहुत वर्षों से इसके ऊपर काम हुआ है, बड़े बड़े विद्वान हैं। ये जितने भी ऊंचे दर्जे के कवि हुए हैं, या संस्कृत के हों, ब्रज भाषा के हों, अवधी के हों, खड़ी बोली के हों, या हिंदी के हों, या अंग्रेजी के हों, कीट्स को जाकर के पढ़ें, शेक्सपियर को पढ़ें, विलियम्स वर्डवर्थ को पढ़ें जाकर करके, तो आप पाएंगे कि इन सबों के बीच में सिर्फ एक चीज पर समानता है, और बाकी सबों की अपनी खासियत है और अपनी कमियां हैं। लेकिन एक चीज जिसकी समानता है इन सबों में, वह इस स्तर पर जा चुके हैं जहां अद्वैतवाद खत्म हो जाता है, द्वैतवाद खत्म हो जाता है, सब कुछ अद्वैत हो जाता है, एक मोनिज्म, सब कुछ एक तरफ जाता है। और इसकी परिणति और इसकी पराकाष्ठा भी आप मेघदूत में पाएंगे। और इसको अलंकार शास्त्र में इस तरीके से एक अलंकार सर्वस्वम, यह श्लोक मुझे याद नहीं है, यह श्लोक मुझे आपको पढ़ करके बताना पड़ेगा। अलंकार सर्वस्वम जयरथ की एक रचना है, उसमें इसको इस तरीके से दिखाया गया है। ये वैसे तो संस्कृत साहित्य के ऊपर है, लेकिन कालांतर में भी इसका प्रयोग इसी तरीके से निरत आज तक चलता आ रहा है। प्रासादे सा पति च सा पृष्ठ सा पुरः सा 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 जगति सकले कोयम द्वैत्यवाद। आप ही प्रसाद हैं, आगे भी आप हैं, ऊपर भी आप, नीचे भी आप, चहुदिश आप, सा 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 संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक, भूर्भुवः स्व, साथ में स्वयं आप, सा 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 सा। देखिए व्याख्या किस तरीके से शब्दों का खेल होता है। सा 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 जगती सकले, संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि आपकी है, आप हैं संपूर्ण जगत में। द्वैतवाद कहाँ है, कहाँ दो है, सब एक है। अब ये आप साईं बाबा के इसमें जा कर के देख लें, सूरदास में जाएं, मीरा को पढ़ें, छायावाद में आप आ जाएं, छायावाद भी यही बात करता है। छायावाद का भी उद्गम मेघदूत से ही होता है, यह भी हम जानेंगे। तो मेघदूत के आने के पहले इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं, वो कालिदास हैं, यह दुनिया जानती है। लेकिन कालिदास कौन है? बहुत तरह की कहानियां चलती हैं कि कालिदास बड़े मूर्ख थे, पेड़ पे बैठ कर के वो तना काट रहे थे, गिर गए, मतलब उनको कोई नहीं पूछता था। अचानक से काली का दर्शन होता है, काली से उन्होंने विद्या मांगी और महाकवि हो गए। यह एक किंवदंती है। इस तरह की 4-5 किंवदंतियां हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि कालिदास कौन है ये कोई नहीं जानता है। एक चरित्र इनका यह साफ हो जाता है कि ये अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक नहीं करते, कहीं भी, किसी भी रचना में, किसी भी रूप में ये अपने व्यक्तिगत जीवन की इनकी चर्चा नहीं होती है। गुप्तकालीन हैं, यह निश्चित है। उज्जैन के आसपास इनका कहीं निवास होगा, ऐसी इनकी रचनाओं से लगता है, क्योंकि उज्जैन नगरी का इन्होंने बहुत व्याख्या की है, बहुत हर इसमें किया है इसमें। और ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक से उनके ऊपर बरदहस्त आ जाता है और रातों रात वो बड़े कवि बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके एक क्रमगत उनका विकास होता चला जाता है। तो हम अपने कवि के बारे में अब जानते हैं।
अभी ये उसी के कंटेम्प्ररी, मतलब ये फिफ्थ सेंचुरी 6th सेंचुरी के आसपास हैं, उसी के कंटेम्प्ररी। there are many other कालिदास, एंड कालिदास की रचना में बहुत तरीके से बहुत ही, रेखा जी धन्यवाद अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं मेघदूत पे बोलने जा रहा हूँ और पता नहीं मैं किस तरीके से बोल पाऊंगा। अब एक राजशेखर हैं जिन्होंने अलंकार शास्त्र में, उनकी भी बहुत बड़ा योगदान है, वो कंटेम्प्ररी हैं, ये अराउंड 8th-9th सेंचुरी के होंगे। इन्होंने जो कालिदास के बारे में कहा है वो छंद भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो श्लोक भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। इनफैक्ट छंद है, श्लोक नहीं है। संस्कृत के साथ श्लोक इस तरीके से जुड़ गया है कि आम बोलचाल की भाषा में श्लोक ही निकल जाता है मुझ से, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्वारे कालिदास त्रयी किमु। अब ये यहाँ पर ही कालिदास त्रयी, 3 कालिदास की चर्चा तो यहीं पे ये करते हैं, मतलब उनके समय में ही 3 व्यक्ति हैं जो कालिदास के उपनाम से ये रचना करते हैं। लेकिन यह कहते हैं कि हमारे जो कालिदास हैं, जो मेघदूत लिखते हैं, जो कुमार संभवम लिखते हैं, जिनका लालित्य का विस्तार इतना है, एको अपि जीयते, वो एक ही हैं, हंत कालिदासो न केनचित, उनके जैसा दूसरा कोई कालिदास नहीं है उनके समकक्ष। श्रृंगारे ललितो द्वारे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास की किसी भी रचना को पढ़ने। श्रृंगार और ललित उद्गार, मतलब भाषा की सरलता, उसका प्रवाह, उसमें लालित्य कि आदमी सुने तो मंत्रमुग्ध हो जाए, इस तरीके का। साधारण सी भाषा, बिल्कुल शैली साधारण, ज्यादा समास का प्रयोग नहीं, ज्यादा व्याकरण शास्त्र के अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, और श्रृंगार रस के ये कवि हैं। तो ये कहते श्रृंगार ललितो द्वारे कालिदास त्रयी क्यों। इन तीनों में यही एक कालिदास है, इनके बराबर कोई नहीं है, क्योंकि श्रृंगार और ललित यह हमारे कालिदास का स्थापत्य है, उनका स्वामित्व है। अजय जी धन्यवाद आपका। नवीन जोशी जी धन्यवाद आपका, आप लोग हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम के लिए, मेघदूत के लिए। आज के समय में मुझे तो लग रहा था कि शायद कोई जुड़ेगा भी नहीं पर आप लोग आए, ये काफ़ी उत्साहवर्धन है, वर्धन का कारण कि यूं ही हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आज भी इसकी कोई परिचर्चा होगी। अब जब ये कालिदास हैं, इनका एक क्रमगत विकास होता है। जैसा मैंने कहा कि वो अचानक से बहुत बड़े कवि नहीं हो जाते हैं, बहुत कुछ नहीं हो जाते हैं, क्रमगत विकास होता है। और क्रम से अगर इनकी रचनाओं को सजाया जाए, बहुत, उसमें 7 रचनाएं हैं जो मानी गई हैं कि ये कालिदास की हैं, बाकी अभी कोई रचना मिली नहीं है जो उनको जो उनके ऊपर कहा जा सके कि ये कालिदास ने लिखी है। इसमें जो पोएटिक्स है, काव्य के, क्षिप्रा ने उन्होंने एक रचना, इस पर थोड़ा, हाँ यह है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, यह अरविंद जी यह है, और उसमें और भी मान्यताएं हैं। कहाँ उन्होंने की, चूंकि कालिदास के विषय में वस्तुतः कोई जानता नहीं है ये कौन है, तो ये कई तरह की मान्यताएं हैं। वो क्षिप्रा नदी के तट पर इसलिए भी है क्योंकि क्षिप्रा नदी के तट के आसपास का दृश्यांकन उसमें है, उस काव्य में है। मैं आऊँगा, उन सभी चीज़ों पर आऊँगा। तो जैसे कालिदास के बारे में यह भी कहा जाता है काफ़ी घुमंत प्रकृति के थे, तो घुमंत प्रकृति के थे ये कहाँ से आ जाता है, तो कालिदास प्रकृति का ऐसा विषाद वर्णन करते हैं, ऐसा विषाद वर्णन करते हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं है। वो कश्मीर का भी वर्णन करते हैं, कैलाश का भी वर्णन करते हैं, महाराष्ट्र का भी वर्णन करते हैं। आप उस जमाने में वो इतनी जगह गए कैसे, क्या माध्यम था जाने का, कौन सा कम्युनिकेशन मेथडोलॉजी थी, कितने साल घूमे, किस तरीके से कहाँ विंध्याचल की वो बात करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो वो घुमंत थे ये कैसे जान ले। कुछ लोगों का ये मत, चूंकि वो श्रृंगार रस के कवि हैं और उनकी व्याख्या, उनका जो दृश्यांकन है, वह चित्रांकन है, वो इतना पैना है, इतना महीन है कि कुमार संभव में तो उन्होंने पार्वती का नख शिख वर्णन कर दिया। तो लोगों को लगा कि
भाई ये बहुत श्रृंगार रस के कवि हैं तो बहुत उनका विलासिता भरा जीवन भी रहा होगा। विलासिता कैसे होगी, तो राजा के काफी करीब रहे होंगे तभी राजा पैसा देता होगा, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। पर सत्य यह है कि कालिदास के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहना असंभव है। उन्होंने कभी अपने विषय में कुछ नहीं कहा है। अब जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है उनके वर्क का जैसे क्रमगत विकास होता है किसी के लेखनी में, तो उनकी सबसे पहली रचना मानी जाती है ऋतु संहार। ऋतु संहार के बाद वो आ जाते हैं कुमार संभव, उसके बाद आता है मेघदूत और उसके बाद रघुवंश। ये उनके काव्य हैं। रघुवंश महाकाव्य है, ऋतु संहार खंड काव्य है, मेघदूत खंड काव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है। फिर नाटक पे आ जाते हैं, उन्होंने ड्रामा भी लिखा है। उसमें मालविकाग्निमित्र है, विक्रमोर्वशी है, शाकुंतलम है, ये 3 उनके नाटक हैं। क्रमगत विकास है इसमें। देखिए ऋतु संहार और कुमार संभवम में जो इन्होंने प्रेम की व्याख्या की है वो भौतिक प्रेम तक आकर करके सीमित है। भौतिक प्रेम का मतलब है इरोटिसिज्म। अगर बहुत स्पष्ट भाषा में कहा जाए, इससे ज़्यादा मैं स्पष्ट नहीं भाषा का प्रयोग करूंगा, तो इरोटिसिज्म और फिजिकल क्लोजनेस एंड द भौतिक जो भी होती है प्रेम की बातें, उसके विषय में वहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। उसका सासा सासा का किम द्वैतवादम वहाँ तक नहीं जाती है वो बात। लेकिन मेघदूत में आते आते वो इन सीमाओं को पार कर जाते हैं। और रघुवंशम महाकाव्य तो खैर वो आध्यात्म, मेघदूत को भौतिकता के स्तर से उठा कर करके वो सार्वभौम कर देते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिकता के पुट पर कर चले जाते हैं। उससे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे सीधा आई एम सॉरी प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रघुवंशम में चले जाते हैं, वो पूरे रघुवंश रघुकुल की व्याख्या है, उसमें बहुत बहुत विस्तृत व्याख्या है। और इसलिए भी कहा जाता है कि ये वाल्मीकि से ये थोड़ा वाल्मीकि के साहित्य से या उनकी रचनाओं का प्रभाव इनके ऊपर रहा है, जरूर रहा होगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, इस पर बहस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह सिर्फ इनके ये ढांचा है, अगर वो प्रभाव है भी तो, क्योंकि उस कंकाल के ऊपर रक्त, मांसपेशियां, रुधिर, जो कुछ भी आप कहिए, सब इन्होंने खुद से रचा है, सब इनकी अपनी रचना है। अब आते हैं कि काव्य में ऐसी कौन सी चीज है मेघदूत में या इन काव्यों में जो इनको श्रेष्ठ करती है, या और भी किन्हीं की रचना है जो इनको श्रेष्ठ करती है। तो उसमें है रस, जिसको एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं। ये मैंने शुरू में, जहां से मैंने शुरू किया था कि ये कॉन्ग्लोमरेट मैस है लाइफलेस मैटर्स का, इसमें जो सौंदर्य को भर दे वह कवि। उस सौंदर्य में को भरने के लिए अलौकिक दृष्टि चाहिए। अलौकिक दृष्टि का मतलब होता है कि जो हट कर करके सोच सके, कल्पनाशीलता की चरमोत्कर्ष शिखर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति हो, वही उसमें रस भर सकता है। अब आप प्लूटो के ऊपर अगर आपको प्लूटो दिख जाएगा तो क्या रस भरिएगा? चंद्रमा पे ही लटके हुए हैं हम लोग, तो आप देखिए कि चंद्रमा का ही कितना वर्णन होता है। चंद्रमा पे इसलिए लटके हुए हैं क्योंकि चंद्रमा का वर्णन होता आया है, तो कई रेफरेंसेस है। तो प्लूटो के बारे में क्या लिख देंगे हम? लेकिन कालिदास वगैरह ऐसे कवि हैं जिन्होंने किस किस के बारे में लिखा है, वो मेघदूत में हम लोग अभी आएंगे। तो वक्त कितना हो गया, 20 मिनट हो गया, तो मैं इस इंट्रोडक्शन को तेजी से, अब ये जो जिस वाक्य में रस और रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। सबसे दूसरी बात यह समझ लीजिए, और काव्य 3 प्रकार के होते हैं। एक है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में विभेद आ जाता है गद्य, पद्य और चंपू। चंपू वह है जो अजय जी, यह भी ठीक है, पौराणिक बातों को ठीक है, मैं इस पे आता हूं। यह 3 प्रकार। अच्छा, श्रव्य में गद्य, पद और चंपू। पद्य काव्य है
जिसके पद्य, अब इसके बाद पद्य काव्य के फिर विभेद आ जाते हैं, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य है। ये जो खंड काव्य है जिसमें मेघदूत पर हम चर्चा करेंगे, इसी को गीति काव्य भी कहते हैं। गीति काव्य क्यों? क्योंकि खंड काव्य में महाकाव्य की एक भाग को दर्शाया जाता है और उसमें गेयबद्धता का होना अनिवार्य है, तो उसमें मीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेघदूत में जो मीटर इस्तेमाल किया गया है उसको मंदाक्रांत हम कहते हैं। मंदाक्रांत क्या है मैं वह समझाता हूँ अभी आपको। इसके बाद आ जाता है दृश्य काव्य है। उस दृश्य काव्य में नाटक है। नाटक में कालिदास के तीनों नाटकों का नाम मैंने आपको बता दिया है। इनकी जो लेखन शैली है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसमें लालित्य है, उसमें समास का अत्यंत कम प्रयोग किया गया है, सरल भाषा है, प्रवाहमयी भाषा है, और इस भाषा की शैली को लिखने की इस शैली को वैदर्भी रीति कहते हैं। ये वैदर्भी रीति की लेखनी क्रिया है। इस रीति में के अंतर्गत कालिदास की एक विशेष देन है। इसमें सब कोई लिख सकते हैं, लेकिन कालिदास क्यों इस वैदर्भी रीति को भी उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाता है उसको जानिए। मानव हृदय के भावों को वो प्रकट करते हैं, और मानव हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए वह शब्दों की व्यंजना शक्ति का उपयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभिधा शक्ति पर कम विश्वास करते हैं, इसलिए उनके काव्य में व्यंग्यात्मकता का पुट भी मिलता है। यह भी मेघदूत में आपको दिखाऊंगा। अब वो सीधा आक्रमण करते व्यंग्य करते हैं, वो कटाक्ष करते हैं, लेकिन इतने सटल वे में वो कटाक्ष करते हैं कि दूसरे को भी बुरा नहीं लगेगा। और वो कटाक्ष बहुत साहित्यिक है, शास्त्रिक है। कालिदास की रचनाओं में अब रस का विधान होता है, अलग अलग में अलग अलग रस का विधान किया है उन्होंने। श्रृंगार रस इनका मुख्य रस है। अधिक सबों में आपको श्रृंगार रस ही मिलेगा, उसी के कुछ विभेद मिलेंगे। मेघदूत में विप्रलंभ अलंकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। विप्रलंभ अलंकार भी क्या होता है यह भी मैं आपको बताता हूँ। विप्रलंभ अलंकार, विप्रलंभ श्रृंगार जो रस है वो विप्रलंभ रस जो है उसका निर्माण किया मेघदूत की रचना के लिए स्वयं कालिदास ने। उससे पहले यह कहीं साहित्य में नहीं मिलता है, और उसके बाद हर जगह यह साहित्य में मिलता है। इनमें अलंकार उपमा अलंकार के ये महारथी माने जाते हैं। उपमा कालिदास से ऐसी ख्याति है उनकी। उपमा कालिदास की शब्द अर्थानस्य अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा कालिदास की। इनकी रचनाओं में, और ये कहीं डालते नहीं है, वो बड़े स्वाभाविक तौर पर इनकी रचनाओं में वो सारी चीजें आ जाती है, अलंकार आ जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि फोर्स कर करके किसी चीज को ही इज ट्राइंग टू पुट इन समथिंग फ्रॉम समवेयर। उपमा के अलावा जो मेघदूत में इन्होंने इस्तेमाल किया है उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास का, ये बहुत ज्यादा उपयोग किया है इसमें। और ये अनायास है। उपमा के अलावा सारे अनायास आए हुए हैं। कई कई जगह पर तो अर्थान्यास को भी का भी भेदन कर दिया गया है किसी तीसरे ही अलंकार से। वो सब हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकृति उनकी नायिका है, प्रकृति उनका प्रेम है, वो उनकी नायिका है। मेघदूत में या उनकी किसी भी रचना में प्रकृति के कोमल कांता स्वरूप, कांता इस शब्द को ध्यान रखिएगा। ये शब्द इनके पहले श्लोक पहले छंद में ही आता है। कांता का बहुत गूढ़ अर्थ है। शब्दों के साथ कैसे काव्य में प्रयोग होता है। जैसे कांता पत्नी को कहते हैं, और उनके समय की भाषा को अगर देखें तो उस समय में भार्या शब्द का इस्तेमाल होता है पत्नी के लिए। पर इन्होंने इस काव्य के प्रथम छंद में कांता शब्द का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है वह उस पर भी हम अभी आते हैं। मेघदूत में तो ये प्रकृति के कोमल मधुर पहलू को उजागर करते हैं, उसके विभत्स पहलू को कभी नहीं छूते, कभी किसी रचना में उन्होंने नहीं छुआ है। ये उनकी नायिका है, ये उनकी प्रेमिका है। मेघदूत में तो संपूर्ण सारा का सारा ही पूरा मेघदूत प्रकृति में नायिकत्व की कोमल भावना
का बृहत निर्देशन करना दे रहा है पूरे बेस में। मेघदूत की जो कहानी है वो यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। उन्होंने न यक्ष का नाम दिया है न यक्षिणी का नाम दिया है। हाँ, कहीं दूसरी जगह पर उसका भी विस्तार मिलता है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उसको भी मैं छोड़ता हूँ। अब यक्ष और यक्षिणी क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा आगे चल करके बात करते हैं। ये कुबेर के सेवक होते हैं। कुबेर जो धन के देवता हैं हिंदुइज्म में, और उन्होंने श्राप दे दिया है इस यक्ष को कि भाई तुम साल भर के आगे चले जाओ, और एक तरीके से इसको देश क्या मतलब अपने लोक से ही उसको बाहर कर दिया गया है। ये सब और प्रियाभियुक्त स्पेशली यक्ष के व्यथित हृदय की वेदना को दिखाने वाला हृदय विदारक यह करुण गीतिका है। विप्रलंभ यहीं पर अब मैं परिभाषित करता हूं। अब वो निकाल दिए गए हैं। अब उनकी प्रिया अलकापुरी में जो कुबेर का स्थान है, निवास स्थान है, वहां पर हैं, और ये अब पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं, पृथ्वी पर हैं। और थैंक यू नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। और जहां रति नाम का भाव, रति का भाव, प्रेम का भाव, रति को थोड़ा वासनात्मक रूप में आप देखें तो मैं आप कल्पना आपके ऊपर छोड़ता हूँ। रति का भाव जहां पर प्रकर्ष को प्राप्त करता है, जो उसकी जो स्थायित्व को प्राप्त करता है, जहां पर मतलब उसके बाद कोई भाव नहीं, या तो कोई नया भाव ही आ जाएगा या उस भाव की परिणति होगी, वहां खत्म वह भाव। विप्रलंभ जहां पे खत्म होता है वहां पर शुरू होता है जो नया रस आ जाता है काव्य शास्त्र में, वह है करुण रस, पैथस। तो जहां पर शोक अपनी पराकाष्ठा को पाता है, जहां स्थायित्व को पाता है, वहां दूसरे रस का निर्माण हो जाता है। यह ब्रह्मांड के रचना की विशेषता है, इसलिए ब्रह्मांड आगे आज भी बढ़ता जा रहा है। स्टीफन हॉकिंस भी कहते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड इट इज देयर बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ अ गति और प्रवाह जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, वो वहाँ है। उसमें सौंदर्य है, उसकी भी है, उसमें अलंकार है, भूषण है। यही कवि करता है। ये कभी हम मेरे जैसे नहीं, मैं मूर्ख आदमी हूँ भाई, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मुझे में ये सब नहीं है। तो जहां पर यह रति का भाव प्रकर्ष को प्राप्त करता है लेकिन अभिष्ट को ना पा सके, माने नायक और नायिका दोनों बिछोह में हैं, नायक और नायिका के भाव प्रकर्ष को प्राप्त कर चुके हैं, बिछोह की भावना को मैं बिछड़ा हुआ हूं, यह भाव होना चाहिए। लेकिन स्वप्न में भी या कहीं भी दोनों का मिलन ना हो। जहां मिलन हो गया काल्पनिक चाहे कुछ भी, तो कुछ साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि वहां पे विप्रलंभ भंग हो जाता है। ये विप्रलंभ की रचना की है कालिदास ने मेघदूत में। यह विप्रलंभ रस की, विप्रलंभ श्रृंगार रस की कविता है। अब हम आते हैं मेघदूत के ऊपर। संस्कृत में ग्रंथ को आरंभ करने का, किसी भी संस्कृत के ग्रंथ को देखें, मैन्युस्क्रिप्ट को आप देखेंगे तो उसके 3 तरीके। एक है आशीष, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बेनेडिक्शन, अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके ओम है। दूसरा है नमस्क्रिया, दैट इज सैल्यूटेशन, तो एक पूरा छंद ही लिख दिया उनके ऊपर, एक ऋचा की रचना कर दी, एक श्लोक की रचना कर दी अपने इष्ट देवता के ऊपर।
उसके बाद काव्य को आरंभ किया। और तीसरा है सीधा सीधी, उसको संस्कृत में उसको वस्तु निर्देश बोला जाता है। वस्तु निर्देश में वो सीधा सीधी आप यू आर सिंपली हिटिंग द टॉपिक स्ट्रेट राइट अवे। मेघदूत में तीसरी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है अगर एक नजर से देखें तो, लेकिन जैसे ही आप इसके मर्म में जाएंगे, पहले तो आप कालिदास की महिमा या इनके जैसे जो लोग हैं इनकी महिमा को समझेंगे, किस तरीके से इन्होंने वो काम नहीं किया है, इन्होंने बेनेडिक्शन किया है, वो मैं बताता हूँ। अब मंदाक्रांता छंद है। अब ये मैं पहला श्लोक आपको पढ़ देता हूँ, पहला श्लोक तो मैंने यहीं पे रखा हुआ है। श्लोक फिर बोल रहा हूँ मैं, मुझे माफ कीजिए। पहला छंद है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्त सापेनास्तंग मित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनिया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु बसतिम राम गिर्याश्रमेषु। यह प्रथम छंद है सीधा सीधी सब्जेक्ट मैटर पर, किंतु यहाँ बहुत बड़ा किंतु है, उन्होंने इस पूरी काव्य की रचना का प्रथम छंद के प्रथम चरण का चुनाव क अक्षर से किया है। क ब्रह्मम, क ब्रह्म खम ब्रह्मम, यह ध्यान रखिएगा, क अक्षर ब्रह्म को निर्धारित है, तो उन्होंने बेनेडिक्शन किया है। क अक्षर से शुरू कर करके उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म को समर्पित किया है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, इसका अर्थ अगर हम शाब्दिक अर्थ करते हैं तो शाब्दिक अर्थ यह है कि कोई एक यक्ष बहुत दुख के साथ अपने प्रिया से बिछड़ा हो, अपने प्रिया के से बिछड़ने के चलते बहुत दुख के साथ अपने ही कारण से, अपने ही कारण से उसको ये दुख प्राप्त होता है। स्वाधिकार प्रमत्त शापे नास्तंग मित महिमा वर्ष भोग्ये न भरतु, शाप उसको मिला है कि वर्ष भर के लिए आप इस चीज को भोगें। यक्षश्चक्रेण जनकतन्या स्नान पुण्योदकेषु, अब यक्ष जो है जनक तनया, जहां पर नीलम जी मेरी कोई मास्टरी नहीं है, मैं very humbly and very honestly saying I am just trying to read from somewhere. I try to grasp the things. I'm just a very ordinary person of a very ordinary intellectual. यक्षश्चक्रे चक्र जन, यह जो यक्ष है यह कहाँ आकर करके रहता है, तो ये वो जहाँ जनक तनया, जहाँ जनक के तनय मतलब राम, जनक तनया उनकी पत्नी, राम की पत्नी, जनक तनया राम की पत्नी, जनक उनकी पत्नी ने जहाँ पर स्नान किया और उनके स्नान करने से वह नदी पवित्र हो गई, इसलिए शिप्रा नदी का नाम आता है। क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान अजय जी जब ये राम वगैरह की यात्रा होती है तो वो शिप्रा नदी के पास से भी होकर के जाते हैं, सीता ने वहां पर स्नान किया था। स्निग्ध छाया तरसुम, स्निग्ध छाया और एक घने वृक्ष के अंदर में बैठ कर करके श्री राम गिर्याश्रमेश, उस रामगिर नाम की जगह पे वो वास करते हैं। इसकी विशेषता पे अंतिम जो वाक्य है, शब्द है, अक्षर है, उसकी विशेषता पे मैं आऊंगा। यह मंदाक्रांता मीटर है या मंदाक्रांता छंद है जिसकी रचना उन्होंने की है। इस छंद में प्रत्येक पद में 17 अक्षर होते हैं। अक्षर वर्ण है, मैं वर्ण की विषय उसमें नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप ये जान लीजिए जो शुद्ध अक्षर हैं उनका प्रयोग होता है, उनको वर्ण कहा जाता है। जिसमें हलंत वगैरह लगता है वो वर्ण नहीं होते हैं। जो शुद्ध स्वर नहीं है वो फिर वर्ण में नहीं आते हैं, वो स्वर में आते, अक्षर में आते हैं पर वर्ण में नहीं आते हैं।
अब ये जो अगर हम टेक्निकल वे में इसकी बात करें तो 17 में हो जाएगा क्या, ये 17 की रचना कैसे होगी, तो मगन भगन नगन तगन तगन और दो गुरु। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ सब सीख रहे हैं हम लोग साथ में, तो ये भगन मगन तगन किसी को बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को जानकारी नहीं होगी, मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम इसको और ज़्यादा सरल कर देते हैं। अब ये जो 17 का मीटर का लेंथ है, यही इंग्लिश में बाद में कालांतर में आकर करके मीटर कहा गया है। उर्दू में इसे ही बहर कहा जाता है। कितने लेंथ का ये है, कितने बहर की उसकी गणना जो होती है वो मात्रिक छंद की तरह गणना होती है। एक गुरु है, दो लघु है, गुरु लघु, ये मात्रिक छंद ही है। हमारे यहाँ और भी संस्कृत साहित्य में जाएंगे तो और भी छंद है, यह मात्रिक छंद है। उसी मात्रिक छंद का एक रूप आ जाता है आपको गजल, रुबाइयाँ, ये सब मात्रा में वो उसकी गणना होती है। और इसमें वृत्त है, वो सब समछंद नहीं है, ये समछंद भी, वो उसकी व्याख्या बाद में, जब अगर ये सीरीज चला, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो शायद कहीं हम उसकी व्याख्या पकड़ेंगे, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। मात्रिक छंद को हम इस तरीके, मंदाक्रांता को हम इस तरीके से समझें कि इसका जो 17 अक्षर है, इसका पहला 4 जो अक्षर होगा वो गुरु अक्षर होगा। गुरु अक्षर जिसकी मात्रा 2 होती है। लघु और गुरु तो हम सभी जानते हैं जिसकी मात्रा 2 होती है। फिर उसके बाद का जो 5 आएगा उसमें वो 5 गुरु होगा, और उसी 5 गुरु के साथ एक लघु लगा हुआ होना चाहिए, वहां पर उसकी यति होगी। फिर उसके बाद फिर एक लघु, फिर एक गुरु, फिर एक लघु, और अंतिम में फिर 2 गुरु, एक लघु और 2 गुरु। अगर आप गिनती गिनेंगे 4 5 5 4 9 1 10 1 11 1 12 2 13 1 14 14 15 16, आई एम सो सॉरी और 1 17। अब यहाँ पर चूंकि ये 17 का लंबा है तो इसमें एक तरीके से हम बोल नहीं सकते हैं, मतलब थक जाएंगे, सांस टूट जाएगी, कैसे बोलेंगे। तो इसमें कालिदास ने ही यति का, इसी मंदाक्रांता चंद्र में यति का प्रावधान किया। यति जहां पर हम विराम लेते हैं, कहां पर हम विराम लेंगे, तो इसमें पहली यति है वो आती है चौथे अक्षर पे, अंबु। ये कुछ इस तरीके से है, मंदाक्रांता अंबुर्धिर सन गैरमो भनो तो युग्मम। तो इसमें क्या है, पहला है 4 अंबुधि 4 समुद्र उस समय माने गए कि 4 ही समुद्र हैं। तो आज हम 7 समुद्र की बात करते हैं, उसमें 4 समुद्र। चौथा, चूंकि 4 समुद्र तो चौथा के बाद एक यति है, इस हिसाब से यह जाएगा। वहां पे एक ब्रेक है। उसके बाद उस समय में 8 रस की कल्पना नहीं है, 6 रस का विधान है। तो उसके बाद पहले अक्षर से छठे अक्षर पर जाकर कर, पहले अक्षर से 10वें अक्षर, मतलब चौथे से छठे अक्षर पर जाकर करके दूसरा विराम होगा, और उसके बाद लगातार 17वें पे विराम होगा, और फिर दूसरा पद उसका शुरू होगा। इसकी व्याख्या बस इतनी है। और ये अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख कर भी अनुगुंज के पृष्ठ पर दे दूंगा। और यह गेयबद्ध है, इसमें गेयता होनी चाहिए। तो यह किस तरीके से, ये पूरी चीज एक गीत के रूप में, मैं बहुत ही खराब सिंगर हूँ, मेरे जैसा बेसुरा पूरे ब्रह्मांड में सूरज को ही लेकर के खोजने में नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर इसे रखने की इजाजत चाहता हूँ। ये किस तरीके से इसकी गति होती है, यति होती है, किस तरीके से यह चलता है, इसका लय क्या है, और संगीतबद्ध होकर करके ये संगीत को किस तरीके से अर्थ देता है। संगीत अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है, संगीत को अर्थ काव्य देता है। यही यहाँ हमने पहले बात की थी, और यह पहले श्लोक में मैं आपको, पहले छंद में मैं ये आपको दिखाता हूँ। कश्चित् कांता विरह गुरुना स्वाधिकारत प्रमत शापेना संगमित महिमा भोगेन भरतुः यक्षश्चक्रेण जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु बसतिम राम गिरियाश्रमेषु। ये इसका लय है मंदाक्रांत छंद का। अब ये मंदाक्रांत छंद जो की रचना कालिदास ने की, देखिए कितने सुंदर तरीके से
सूरदास ने ब्रजभाषा में इसका किया। ब्रजभाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, साहित्यिक ब्रजभाषा में तत्सम तद्भव और थोड़े से देशज शब्दों का प्रयोग होता है, तो तत्सम का बहुत प्रयोग होता है उसमें, तत्सम संस्कृत से ही आते हैं शब्द। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावत ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, ये जो है और इस तरह के बहुत सारे हैं, ये मंदाक्रांता छंद है। उम्मीद है थोड़ा बहुत मैं इसके ऊपर समझा पाया हूँ। अब आते हैं वापस घूम करके। अब इस पहले ही छंद में हम देखें कि मंदाक्रांता के विप्रलंभ रस मंदाक्रांत के साथ क्यों लगाया गया है। ये बहुत ही कॉन्शियसली, ये पहले उन्होंने कहानी चुनी है, उसके बाद उन्होंने रस चुना है कि कौन सा भाव होगा, उसके बाद उन्होंने मीटर चुना, बहुत ही कॉन्शियसली, स्किलफुली, एप्टली उन्होंने इन चीज़ों को चुना है, मेलोडी के लिए, मैजेस्टी के लिए, एंड एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ हार्ट फिल्ड विथ यर्निंग एंड मेलैंकोली। तो ये जहाँ भी भक्ति या वियोग की बात और विरह की बात होती है, मंदाक्रांत छंद ही लगता है, यह इसकी विशेषता है। अब हम पहले छंद पर थोड़ा रुकेंगे क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं। इसमें मैंने कहा शुरुआत में कि कांता शब्द का पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। तो निवेदिता जी, ये मुझे लग रहा है 15 मिनट ही हैं बचे हुए, 15-20 मिनट, तो कैसे करना चाहेंगे इसके थोड़ा सा, मैं तो पहले ही पहुंच पाया हूँ, मुझे नहीं पता लोगों को अच्छा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग देखिए, ये तो हमारी उम्मीद थी ही कि बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन 10-11 लोग अभी भी हैं हमारे स्क्रीन में, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं आपको, और उनको बहुत लाभ भी हो रहा है। जैसे मुझे भी बहुत लाभ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम है जो इस सेशन में हमको मालूम चल रही हैं। तो उत्पल जी, आपको खुद क्या लगता है, आप कब तक ये पहला वाला सेशन ले पाएंगे? अगर आपको आधा घंटा और चाहिए आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगता है कि 1 घंटे का, अभी 1 घंटे 1.25 घंटे में खत्म करते हैं, फिर हम अगर हम सदस्य चाहेंगे तो एक बार दूसरी बार आते हैं जिसमें हम सारे दूसरी बार आते हैं। हाँ, अभी आप बहुत लंबा जाएगा, 65 छंद है, अभी हम हम सीरीज में बना देंगे जी। ये अगर सदस्य चाहें, वो सुनना चाहें, इन चीजों के बारे में जानना चाहें, तो एक सदस्य लोग पूछ लें। जैसे नीलम जी बोल रही है, आई फाइंड इट वेरी एनरिचिंग। आई एम humbled for the gesture I am getting, but मेरा अनुरोध है कि सभी सदस्यों से पूछ लें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, और फिर जैसा होगा। कालिदास राष्ट्र की समग्र चेतना को नहीं, अजय जी, राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को, ये संपूर्ण भारत के चित्रण के लिए आपने जो कहा है वो कम कहा है। ये कैसे है वो इसमें आप देखेंगे। ये इनकी जो नायिका यह यक्षिणी है, यह आदर्श प्रेम की वह नायिका है जिसका स्थान काव्य में सीता के समान है। यह इस काव्य में हम देखेंगे उनकी बराबर स्तर पर बैठती हैं। वो पूरी भारतीयता का चिंतन है वो। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट अजय जी, अब मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं पहले प्रथम छंद को निवेदिता जी खत्म करता हूँ, उसके बाद। हाँ, तो यहाँ पर अभी आज जो 11 लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल सीरीज भी चाहते हैं, सब लोग लिख करके दे रहे हैं कि हम लोग सीरीज करेंगे। अगर किसी को भी जानने की इच्छा, तो यही तो मैं जो हाँ, पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं हम आपसे जानना चाहते हैं, तो उसी के लिए तो पढ़ रहा हूँ। क्या आपने साथ लेकर करके थोड़ी ही जाना है, कहाँ जाऊंगा जब उठा कर करके ये सारी चीजें। शमशान में तो फट की ही ध्वनि आती है ना, तीसरी तो ध्वनि आती नहीं है। और ये तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो उत्पल जी, मतलब अनुगुंज के लिए भी आप बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं वेल्ला बैठा हुआ हूँ दिल्ली वाली भाषा में। तो आप मुझसे जो काम कर रही हो मैं कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है लोगों को तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम पहले छंद को खत्म करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य की विधा में इस छंद का बहुत बड़ा इतना जो मैंने बोला है बैकग्राउंड, ये अभी मैं पहले छंद का बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, पहले छंद पर मैं आया नहीं हूँ।
ये उस तक वहां तक आने में कैसे उन्होंने सेट किया है इसको, क्या इतिहास लिख दिया गया है, क्या चीज रच दी गई है कि इसके बिना भक्ति रस अधूरा है, इसके बिना श्रृंगार अधूरा है। श्रृंगार जो रसों का राजा माना जाता है, उसका भी सरताज है विप्रलंभ। जहां वियोग है, मैं बिछड़ा हुआ हूं, जहां वासना है, जहां काम है, काम की उस काम की उत्पत्ति है, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। नायक और नायिका के बीच में कोई संबंध ही स्थापित नहीं होना है। यह नायक कौन है, यह नायिका कौन है, यक्ष और यक्षिणी क्यों उसके वहां काम है, यह मेरे और मेरे ईश्वर के बीच के का विप्रलंब है, वहां भक्ति भाव है, वो स्पिरिचुअलिटी है। मैं बिछड़ा हुआ हूं, मैं नहीं मिल पा रहा, प्राप्ति नहीं है, स्वप्न में भी प्राप्ति नहीं है, वो विप्रलंब है। और जब भी विप्रलंब होगा, मंदाक्रांत छंद वहां पर स्थापित हो जाता है। अब हम आते हैं पहले छंद पर, इसकी गति यति मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी खास बातों पर। कश्चित कांता विरह गुरुणा, यह देखिए बहुत ही बड़ा दुख कांता शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। वाइफ से अलग होना या हस्बैंड से अलग होना हर किसी को दुख नहीं देता। कांता शब्द उस पत्नी के लिए आता है जो पति के प्रेम के आह्लाद में वो डूबी हुई है, वह कांता है। उसमें कांति जो है उस स्थापित होती है, वह पति से प्रेम की होती है। अगर मेल पक्ष में लीजिएगा तो वो उसकी पत्नी के, उसकी भार्या के रूप में होती है। और चूंकि बिलव्ड वाइफ से यह दूरी बनती है श्राप के कारण, तो वह श्राप के कारण बनी हुई यह दूरी उस दुख को, उसकी करुणा का संचार तो भी नहीं होता है, दुख का होता है। तो उस दुख को, उसका दुख बहुत गहरा दुख है, बहुत 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 जी एक्चुअली आत्मा पर। इसलिए मैंने शुरू में ही इसका ये दिया कि मेघदूत में भौतिकता से उठाकर उन्होंने श्रृंगार को, काम को अध्यात्म पर स्थापित कर दिया है, और कुमार संभव में उन्होंने मोक्ष पर स्थापित कर दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं इस बात को। स्वाधिकार प्रमत्ता, अपने कारण से हुआ क्या है, इसमें कई तरह की कहानी है कि कुबेर, अब यक्ष यक्षिणी क्या है, हाँ यहाँ पर यह बताना जरूरी है। इसमें बंद करता हूँ, साफ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी मुझे। यक्ष और यक्षिणी यह दोनों एक सुपर नेचुरल फोर्स हैं जो हिंदू माइथोलॉजी में, तंत्र शास्त्र में, योग शास्त्र में, काव्य शास्त्र में इनकी बहुत परिचर्चा होती है। खासकर वाम तंत्र में तो इनकी बहुत ज़्यादा परिचर्चा होती है। इसमें योगिनी साधना वगैरह का भी प्रावधान है। यह कुबेर के सेवक माने जाते हैं और उनके धन और उनके बाग की रक्षा करना। और कुबेर का बाग काफ़ी सुंदर बाग माना जाता है, अलकापुरी का बाग। और उसके जो विमान है, विमान, हाँ, ये जो विमान शब्द है संस्कृत में इस जगह प्रयोग भवन के लिए हुआ है, वो हम लोग पूर्व मेघ में देखेंगे, या उत्तर मेघ में भी है, उसकी चर्चा हम बाद में देखेंगे उसको। पर इन चीज़ों को ध्यान रखने की चीज़ है, उनकी रक्षा करना है। अब ये अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबे हुए हैं कि वो किसी दिन किसी रात में उन्होंने वो अवकाश मार गए या वो गए नहीं, कुबेर को पता लग जाता है, कुबेर ने इनको देश निकाला दे दिया। अब ये आकर करके बैठ गए हैं यहाँ पर और पत्नी के याद में डूबे हुए हैं। क्योंकि देखिए जो प्रोग्रेशन होता है, कालिदास का चित्र कितना बड़ा है, प्रोग्रेशन जो मैंने लिखा है। अगर किसी को दुख होगा तो ये मैं बोलना इसलिए भी चाहूँगा कि देयर इज कम एंड सोशल इविल, प्लीज परमिट मी टू डेविएट अ लिटिल बिट। मैंने इसे लिखा भी था, इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि सोशल इविल आ गया है आजकल। बहुत से लोग आत्मघात जैसे कदम भी उठाते हैं, तो दुख बहुत होता है, तो कर कुछ नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को जानने से शायद नहीं करना चाहिए इस तरीके की चीज़ें। अगर हम विप्रलंब को देखेंगे, अगर हमको विछोह हो गया तो उसका साइकोलॉजिकल हम एनालिसिस करते हैं। साइकोलॉजिकल एनालिसिस का स्टेजेस क्या होगा,
हम अलग हो गए, हम मुझे दुख हो गया तो पहले डिजायर होगा, उसके बाद थॉट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, फिर रिकलेक्शन होगा, ये हुआ था, ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे, फिर एडमायरिंग द क्वालिटीज का स्टेज आता है, वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो वैसा था, ये था, वो था। उसके बाद चिंता होती है, कैसा है, ये है, क्यों छोड़ गया, क्यों, क्या है, क्यों है, दुनिया तमाम के प्रश्न, लैमेंटेशन है। फिर उसके बाद किसी के ऊपर आक्षेप, अपने आप को कह रहे हम ऐसे हैं, उसने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद इंसैनिटी आ जाती है, थोड़ी सी विक्षिप्तता आ जाती है, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो सिकनेस हो जाता है। जब इंसैनिटी हो गई, चारों तरफ से पूरा ध्यान ही उसी के ऊपर केंद्रित है तो बीमार हो जाइएगा, उसका मोशनलेस हो जाते हैं, उसका डेथ हो जाती है। लेकिन कालिदास में नहीं होता है, लेकिन रस श्रृंगार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इसके स्थायित्व भाव की प्राप्ति होती है तो करुणा रस का विस्तार हो जाता है कि हे भगवान, जो मेरे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ नहीं हो। उसमें परिपक्वता आती है, समय के साथ वो परिपक्व होता है, तो उस परिपक्वता का इंतजार करना चाहिए। यह भी इस कालिदास की रचना में, इस सार्वभौमिकता में इसका योगदान है, यह भी हम देखेंगे। तो हम पहले छंद पर वापस आते हैं। अब चूंकि अपने काम से को ये हुआ था तो उसने भी इनको निकाल दिया गया, वहां से श्राप दे दिया गया कि 1 साल तक तुम रहोगे बाहर। अब वो जनक पुत्री सीता, जनक की जो पुत्री हैं सीता, राम की पत्नी है, उन्होंने जहाँ पे स्नान किया था उस जगह पर वो जाकर करके रहते हैं। उस जगह का नाम जो इन्होंने मेंशन किया है वो रामगिरियाश्रमेशु, रामगिर। अब रामगिरी से कुछ लोग विंध्याचल बोलते हैं, विंध्याचल में भी एक रामगिरी है, लेकिन वस्तुतः जब चित्रण निकलता है तो अधिकतर विद्वान का मत इस तरफ जाता है कि ये बेसिकली रामटेक की बात कर रहे हैं। रामटेक नासिक में है, रामचंद्र का यहाँ पर भी हुआ, और उस पर्वत को रामगिर पर्वत कहते हैं, वहां पर भी वो राम का निवास हुआ है। और जिस तरह के से प्रकृति का वर्णन है ये इशारा उस तरफ का करता है। तो आप देखिए कहाँ उज्जैन, कहाँ सेंट्रल इंडिया, कहाँ वेस्टर्न इंडिया। तो ये रामटेक जो है उस जगह के लिए यहाँ पे है ये चर्चा। और यहाँ पर एक उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, राम गिरियाश्रमेशु है शायद मेरे ख्याल से, एक मिनट, राम गिरियाश्रमेशु, आश्रमेशु, राम गिरी आश्रम इशु। अब यहाँ पे इन्होंने इसको सिंगुलर की जगह आश्रम कह देते तो सिंगुलर होता कि भाई वो वहां आए, वहां रह रहे हैं। आश्रमेशु मतलब वो भटक रहे हैं, वो एक जगह नहीं रहे, कई आश्रम में, कई ठिकाना, आश्रम यहाँ पे फिर ठिकाना हो जाएगा। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उनका चित्त ही स्थिर नहीं है, उनका चित्र प्रिया के वियोग में लगा हुआ है, भटक रहे हैं, इधर से उधर भटकते जा रहे हैं। जिस पावन जल, जो पावन जल है, अब जहाँ सीता ने स्नान किया वहां जाकर के कभी स्नान कर रहे हैं। स्निग्ध तरु छाया, अब उसमें तरु का भी नाम कुछ विद्वानों ने दे दिया, लेकिन स्निग्ध तरु मतलब ये कोई घना वन है, इतना घना वन है कि सूर्य की भी जो रोशनी आ रही। स्निग्ध तरु छाया वसतिम, यह राम टेक या जो रामगिरी पर्वत है उस समय में इतने घने वनों से है कि उससे जो छनकर सूरज की रोशनी आ रही है वह सूरज की रोशनी काफी मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रही है। आप देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस किस चीज का उपयोग कर रहे हैं एक छोटे से छंद में। अब जो यहाँ पर भार्या के जगह कांता, कांता, अब जो बिलवर्ड से, जो जिसे आत्मिक प्रेम हो उससे बिछो कर करके उसके दुख में एक ऐसे जंगल में जहाँ रामचंद्र ने वास किया था, जिस नदी में सीता का ये हुआ था कि शायद मेरे पाप धुल जाएं, कष्ट धुल जाएं, वहाँ पे स्नान करते हैं, भटकते हैं, ऐसे वन में विचरण करते हैं जो वन मनोरम है, घने वृक्षों से ढका हुआ है। और चूंकि कांता का प्रयोग एक विशेष प्रयोजन से हुआ है, विशेष प्रयोजन से इस्तेमाल किए गए शब्दों को परिकरांकुर अलंकार कहते हैं। ये एक अलंकार है और ये सहज आता है, उन्होंने कहीं से नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि अलंकार उठाया पहले उन्होंने कि ये करेंगे और वो डाला, वो उन्होंने लिखा है और उस छंद से उस अलंकार की रचना हो जाती है।
उस जगह चली जाती है बातें। भारिया लिखते हैं तो उसमें वो बात नहीं आती। अब यहाँ पे शापे नास्तंग मित महिमा, शाप के कारण अपनी महिमा, अपने प्रोवस को वो खो चुका है। अब यक्ष यक्षिणी के प्रोवस ये क्या है, क्यों इनकी साधना होती है? यक्षिणियां वह अलौकिक पारलौकिक सत्ता है जिसका सौंदर्य पृथ्वी पर नहीं है, बहुत ही सुंदर रमणीय, और उसी लोभ, उसी लालसा के लिए उनकी साधना होती है। यह मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वामपंथ में तो कोई बोले कि योगिनी की साधना कर रहा हूँ या इसकी साधना कर रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे रूप में कभी मत लीजिएगा आप लोग। ये उस काम वासना के लिए उसकी साधना होती है, उसके मंत्र को जगाया जाता है। और इनमें जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है कि ये कहीं भी जा सकते हैं, ये गुप्त रूप में, मतलब वो अपने शरीर कहीं है, उसको शरीर को जरूरत नहीं है, वो अपने मानसिक रूप से कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ उनका वो सूक्ष्म शरीर हो गया, वो उस तरीके से अपने आप को ये कर सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर यह कह रहे हैं कालिदास, सापे नास्तंग अमित महिमा वर्ष भोगे न भरतु, शाप के चलते इनके इस पावर को खत्म होना पड़ा है। क्योंकि अगर ये पावर खत्म नहीं होगा तो गुरुणा क्यों होना, वो जाकर के खुद ही मिल लेंगे, किसी न किसी रूप में जाएंगे, मिल लेंगे। कुबेर को भी नहीं पता लगेगा भाई, उनके पास इतना पावर है, जा ही नहीं सकते, बन गया। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि उनको श्राप पर गया है। तो ये इतनी व्याख्या है इस छंद के अंदर में कि जो इंसान वो स्टार्ट करते हैं इज गिविंग द एंटायर थिंग। अब ये यहाँ पर यह भी करते हैं वर्ष भोग्यन, मतलब यक्ष को एक ये भी है आलंबन। यो यक्ष डेथ पे नहीं जाता है, मोशनलेस नहीं होता है, इसलिए क्योंकि आशा की किरण कि 1 साल में तो यह खत्म होगा, मैं अपनी प्रिया के पास जाऊंगा। पूर्व मेघ में वो जा करके कहते हैं कि हे मेघ, उत्तर मेघ में कहते हैं, मेघ जा करके कहना कि जो जो इच्छाएं बाकी हमारी रह गई हैं वो सभी इच्छाएं हम पूरी करेंगे जब हम मिलेंगे। तो हे यक्षिणी आप धैर्य धरें, वह है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसकी भूमिका, अंत की भूमिका आरंभिक छंद में इतनी अच्छे तरीके से इस अलंकार को डालकर उन्होंने कर दिया है। विप्रलंब तो लगा ही हुआ है, श्री रस है ही है, परिकरांकुर अलंकार भी डाल दिया है, तो उनकी दैविक शक्ति खत्म हो जाती है। अब अच्छा, अब हाँ, ये जो है चूंकि यक्ष और यक्षिणी कुबेर के सेवक हैं, इसलिए उनको यक्षेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे काव्य की भूमिका बांध दी जाती है प्रथम छंद में। इस छंद पर आना इसलिए जरूरी था, इस पर रुकना जरूरी था कि काव्य में प्रयुक्त होने वाले क्यों ये एकदम समय और काल, देश की सीमाओं से परे हो गए। फॉस्ट ने इनकी इनकी इस पर मूवी बनी है हॉलीवुड में, फाउस्ट में गोथे ने इनके बारे में लिखा है, शलजल ने इनके बारे में लिखा, बड़े बड़े कवियों ने इनके बारे में लिखा है। बड़े बड़े वर्ल्ड का कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें इनके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ? वो ऐसे ही नहीं हुआ है। किस तरीके से यह बढ़ता है आगे, अब हम दूसरे छंद पे चलें या क्या करें, यह इसकी क्योंकि 1 घंटा पूरा हो चुका है, इसके बारे में आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें। निवेदिता जी, हेलो जी, जैसा आप लोग कहें। ये तो अभी पहला छंद हुआ है, दूसरा छंद मैं बोल देता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं छंद नहीं बोलता हूँ, उसका सीधा भावार्थ तो बोल देता हूँ ताकि थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अब ये जो है तस्मिन्नंद्रो कथे चलता कामो नहीं तो माला प्रकोष्ठा, चलिए उसको प्रिया से बिछड़े। अच्छा, अब इसमें वर्णन शुरू हो जाता है, उनका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम शुरू हो जाता है होना। अब प्रिया से बिछड़ गए हैं, भटक रहे हैं, तो खाने की सुध नहीं है, खाने की सुध नहीं है तो काया कमजोर हो गई, काया कमजोर हो गई, ये कैसे पता लगता है? तो यहाँ पर वो रूपक देते हैं, और रूपक देके कहते हैं कि उसके हाथ में जो सोने का कंगन था वो गिर गया, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसे वो बताते हैं कि वो कृशकाय हो रहा है, उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, शोक में है,
उसको शौक लगा हुआ है। अच्छा, यक्ष यक्षिणी बहुत काम वासना के बहुत बड़े प्रतिधर माने जाते हैं, यह भी तथ्य है। तो कामी कामी के रूप में यहाँ पे उसकी जो चर्चा है, इसमें कहते हैं नीतवा मास से आषाढ़ मास की चर्चा यहाँ आ जाती है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माश्लिष्ट सानुम, आषाढ़ के महीने के पहले दिन पहाड़ की चोटी पर वो बादल को देखते हैं। अब यह बादल कैसा दिखता है नीचे से बैठ कर करके, वह वक्र क्रीड़ा परिंत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, मिट्टी जो हाथी है, हाथी जो खेल खेल में हाथी के जो बड़े हाथी होते हैं उनको जब खुजली होती है या खेलने के मुद्रा में होते हैं और किसी को उठाना होता है तो दांत से मिट्टी को इस तरीके से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से हाथी अपने दांत से उसको मिट्टी को उखाड़ने की कोशिश करता है, उस टीले को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से वो मेघ प्रतीत होता है, जहां से वो देख रहे हैं कि एक तरफ से झुका हुआ है और एक तरफ से उठा हुआ है। पहला दिन है, पहला बादल है। आषाढ़ मास एक विषय, वो कालिदास को आषाढ़ मास का ज्ञान है, उनको ऋतुओं का ज्ञान है। आषाढ़ मास में जो जुलाई का महीना है उस समय में बारिश होती है। अभी तो हमारा थोड़ा पहला चला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आषाढ़ एक वर्ष की चर्चा होती है, आषाढ़ मास की बात होती है, तो यह जो परिचर्चा आगे जाएगी, इसमें ये कहते हैं कि जो अवधि श्राप की खत्म होती है वो श्रावण मास, ये अवधि आपको विशेष तिथि पे खत्म हो रही है। ये खत्म हो रही, मैं इसे खत्म कर देता हूँ जल्दी ही। ये खत्म हो रही है कार्तिक देवोत्थान एकादशी के दिन। कार्तिक में ये खत्म होता है। कार्तिक आ रहा है आपका अक्टूबर नवंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने बचे हुए हैं श्राप की अवधि के। अब इसमें पूरा निकल, मतलब कि 8 महीने से वो भटक रहे हैं। यह भी यहाँ पर साबित होता है। और इनको मालूम है, ऋतुओं की गणना मालूम है, कुल अंतर 11 दिन का आता है इनकी गणना के हिसाब से, जो पूरे मेघदूत में चलता है। इसमें 2 विचार आते हैं। एक कि उस समय मेघ की गति शायद तेज होगी क्योंकि उस समय ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इतनी नहीं हुई होगी। दूसरा कि 11 को राउंड ऑफ कर दिया, काव्य लिख रहे थे, कोई मौसम विभाग की जानकारी नहीं मांग रहे थे। तो 4 महीने 11 दिन की ये कहानी यहाँ से वह शुरू होती है। यह आषाढ़ मासे आषाढ़ मास से प्रथम दिवसे मेघ माल श्लिष्ट सानुम, उस बादल को देखते हैं जो श्लिष्ट रूप में टीले के ऊपर झुका हुआ होता है। यह दूसरा छंद है और इसके बाद ये कथा आगे बढ़ती जाती है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ये 8:05 हो चुका है। अब आप लोग मुझे गाइड करें, कैसे करना है, क्या करूँ मैं, बताएं। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं खींचा है निवेदिता जी, मतलब ऐसा मत समझिएगा कि सीरीज चलाने नहीं, आप उत्पल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज का जो आपका ये जो प्रस्तुति रही, उससे तो अनुभुंज हम सब बहुत धन्य हो गए और हम सब बहुत लाभान्वित हुए हैं। नहीं, क्योंकि क्या है ना उत्पल जी, हम सब बहुत बिजी हो गए हैं और बहुत प्रैक्टिकली बोलूं तो किसी के पास ना इतना पढ़ने का भी समय नहीं है, कुछ नहीं पता और इतना पता भी नहीं की जरूरत नहीं है। मैं कैसे बोलता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हॉस्पिटल में 3 साल मेरे हॉस्पिटल में गुजरे हैं, कुछ कारण थे। मैंने हॉस्पिटल में बैठ करके उपन्यास लिखा है। मैं आपको बताऊं, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये सब बहाने हैं जी। बहाने भी नहीं है। वस्तुतः क्या होता है कि आदमी बहिर्मुखी ज्यादा हो गया है, अंतर्मुखी कम है। अंतर्मुखी होगा तो थोड़ा सा किताब निकाल करके 4 दे, कुछ दिमाग में चलता रहना चाहिए। अगर दिमाग में कोई कीड़ा काट रहेगा ना, अरे ये चीज क्या है, तो कहीं ना कहीं आप बैठ करके आज की तारीख में तो
मुझे वो याद है कि घर में बाबूजी की लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ जा जा कर चढ़-चढ़ करके उतारना पड़ता था, तो नहीं पढ़ते थे। अब तो गूगल जी, पे सारा कुछ है, मतलब टैब पे कुछ है। वो कीड़ा नहीं काटता है, बहिर्मुखी है, आदमी झगड़ा करने में लगा हुआ है, सरकार किसकी बनेगी, अमेरिका क्या कर रहा है, वैक्सीनेशन कैसे लेना है, उस पर ज़्यादा ध्यान है। वो भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शनेट जो बैलेंस है, वो गड़बड़ाया हुआ है। बस यही जी। बात है, तो जो अंतर। सदस्यों का आज हमको फीडबैक पता चला, एक तो मंजुला श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, जी, उन्होंने मंजूर पढ़ा है पूरा कालिदास, हाँ, और जी। वो बल्कि लिख रही हैं ऐसे साहित्यिक प्रोग्राम होते रहने चाहिए, तो उनकी तरफ से भी आया है। तो उनसे मैं बाकी पूछना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा? उन्होंने चूँकि कालिदास पढ़ा हुआ है, तो मेरी हाँ, प्रस्तुति उनको अब तो वो कुछ इस सजेशन देना चाहिए कि कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, तो उस हिसाब से मैं चलूँ। ये मैं उनसे पूछना भी चाहता हूँ फिर। हाँ, तो ये मेरी मंजुला भी जी रिक्वेस्ट है, आप आप बताइए। इसका फर्दर फीडबैक आप थोड़ा-सा विस्तार में भी दे दीजिए, क्योंकि उत्पल जी भी चाहते हैं कि थोड़ा-सा विस्तार में अपना फीडबैक दे दीजिएगा इस प्रोग्राम का। और बाकी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज प्रोग्राम में, निवेदिता श्रीवास्तव जी, मंजू श्रीवास्तव जी ने सबों भी को मेरा काफ़ी काफ़ी आगे होकर के बोला है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसका सीरीज़ होना चाहिए। नहीं, मैं मोनिका चावला करता कपूर हूँ। जी, गायत्री जोशी जी, सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना ये प्रोग्राम, पूनम शर्मा जी, अजय कुमार सिन्हा जी और साधना साधना हरीश जी, गायत्री जोशी जी। तो आप हमको उम्मीद सबों को थी मेरा कि नमस्कार, आत्मिक आभार आप सबों का कि आपने इतना वक़्त निकाला, सुना। अब कैसा है लगा यह इसकी थोड़ा-सा विस्तार में आप लोग क्या चाहेंगे? अगर सीरीज़ चलना है तो आपका भी उसमें प्रतिभागी होना ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से चाहिए, कुछ ज़्यादा भारी हो रहा है, हल्का हो रहा है, थोड़ा नहीं, आपने तो मॉड्यूलेशन इतने कीजिए। सुंदर तरीके से आपने 2 छंद बताया और उसमें आपने पूरा जो रस का, अलंकार का बहुत अच्छी तरीके से अभी समेट तो कर अलंकार आपने बहुत सारे आएँगे, अभी तो बहुत सारे बहुत अलंकार मतलब आएँगे। आपने ऐसे उस सिर्फ अलंकार सिर्फ उनके काव्य को नहीं बताया, आपने साथ में काव्य सौंदर्य पूरा यहाँ पर व्याख्या दी उसकी और बहुत अच्छा लगा जितना आज का ज़रूरी कार्यक्रम। था कालिदास के मेघदूत को पे शुरू होने के पहले जितना ज़रूरी था उतना काव्य का तो बहुत लंबा विस्तार है। उसके ऊपर हुँ, मैं अपना एक ये शुरू कर रहा हूँ, सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ कि हिंदी काव्य लिखना सीखें। उसमें पूरे वाह! विस्तार से एपिसोड्स बनेंगे। मैं उसकी वो जब मैं ऑनलाइन करूँगा तो फिर आप लोगों को फ्री ही है सबों के लिए। बहुत फ़र्क ये है कि मेरे पेज पे रहेगा और कुछ नहीं। तो तो ये वो जो मैं करूँगा मेघदूत का सारी है, ये जी। अनुगुंज में हम ये लोग इसको अनुबंध के आप बताइए मैं उसको आपके ये साथ आप जी। मतलब आप ही हम सबके गुरु रहेंगे इसको अरे, बताने अरे, के लिए। अरे! बाप रे बाप! मैंने आपको बोला वेल्ला बैठा हो बेकार आदमी हूँ। मुझसे मुझे कहाँ गुरु-वुरु बना रही हैं, उसके लिए बहुत बट ज्ञान फिर चाहिए। भी उत्पल जी मैं बहुत अच्छा लगा, मतलब टोटली मैं आपको बताऊँ सीरियसली ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भूल रहे हैं, रिवाइज़ हो जाएँगी। अजय कुमार जी, सिन्हा मंजू जी जी। लिख रहे हैं, बहुत आभार उत्पल अजय जी, कांत जी, बहुत सुंदर चर्चा रही। बहुत आभार अजय जी, बहुत-बहुत हार्दिक आभार आप लोगों का कि आप लोग जुड़े हमसे, जी। सुना है, वक़्त दिया। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मंजुला श्रीवास्तव जी का आ गया, उन्होंने लिखा सर मैं विद्वान नहीं हूँ लेकिन मेघदूत और कुमार संभव पढ़ा हुआ है, तो आप जो बता रहे हैं, मुझे याद आ रहा है मेघदूत पर यक्षिणी के द्वारा एक कविता भी लिखी है, चलते रहना चाहिए। वो मंजुला जी भी कविता यही भी कह आपको रही आप है। पोस्ट कर दीजिए अनुकुंज के पृष्ठ पे हम लोग भी पढ़ें, हम लोग भी उसका रसास्वादन करें, उस कविता जी, का। वो जी। अच्छा हाँ, अब मेघदूत जब आपने कविता लिखी तो इससे मुझे याद है 2 मिनट ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ, जिनसेन हैं वो जैन कवि हैं, उन्होंने एक रचना लिखी है, उस रचना का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं वो रचना बता दूँगा अगली बार जब भी बैठूँगा या मैं लिख दूँगा कमेंट में। हुँ, उन्होंने मेघदूत के पद प्रत्येक पद मतलब एक छंद में 4 पद होते हैं, 121 पद हैं, प्रत्येक पद को मिला कर के 4 खंडों में महावीर जो उनके जैन के जो उनके गुरु हुए, उनके ऊपर हुँ, उन्होंने एक खंड काव्य की रचना की है, बहुत क्या प्रसिद्ध बात खंड है। काव्य है। तो मतलब ये किसी धर्म से भी इसको नहीं जोड़िएगा, ये जैन, बुद्ध इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, ये बहुत इसका महत्व है, ये धीरे-धीरे हम लोग देखेंगे तो। लेकिन मंजू जी से मैं कहूँगा कि वो कविता ज़रूर पोस्ट करें, हम लोग भी पढ़ना नहीं, चाहेंगे। वो ये नहीं कह रही है कि उन्होंने लिखी है, वो ये कह रही हैं अच्छा, कि यक्षिणी के द्वारा एक कविता लिखी है, ऐसा लिख कह रही हैं। तो यक्ष यक्षिणी इसका ज्ञान मुझे नहीं है।
तो हाँ, वो चलिए मंजुला जी एक अच्छा, जब मंजुला इसको जी ने एक देखेंगे लिखा ना है, तो मैंने अपनी कविता में बादलों से पाती सिपाती भेजी भी, है। अरे आप जरूर भेजिए, जरूर भेजिए। अच्छा मंजुला हाँ, जी, ये कविता आप एक फिर चीज और, अनुगुंज हाँ, ग्रुप में तो डालिए मैं जी, इस हम लोग भी कार्यक्रम को पढ़ेंगे। खत्म करने के पहले दो चीज में और कहूँ, अगर सीरीज बनना जी है तो हाँ, ये तो दोनों का अभी खत्म होना जी जरूरी बिल्कुल। है। जी। एक देखना, मुझे कुछ याद आया था, मैं भूल गया। चलिए ठीक। एक तो है कि यक्ष यक्षिणी का नाम अगर बहुत पुराने इसमें जाकर कर देखेंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में यक्ष, इस यक्ष यक्षिणी का नाम मिलता है जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। तो हुँ, सैंक्टिटी देता है कि इसके पीछे एक यथार्थ भी हो सकता है। और दूसरी चीज है कि इनकी जो सबसे बड़ी टीका मिलती है मल्लिका नाथ जी के ऊपर के साथ मिलती है। मल्लिका नाथ जी इनके कंटेम्प्रेरी हैं, इनका कोई मैन्युस्क्रिप्ट हमें अभी तक नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ये अलग अलग टीकाओं से निकाल करके ये पूरा मैन्युस्क्रिप्ट बना है। मल्लिका नाथ जी यह कहते हैं कि यह जो आगे चल करके यह होगा कि मेघ से हम ये भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, यह कल्पना कालिदास की है, मतलब काव्य में उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन उस समय में इस कॉन्सेप्ट का प्रचलन था। और यह इसलिए हुँ, था क्योंकि रामायण में सीता को जब ये देना होता है तो हनुमान जाते हैं जा कर करके, तो कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर भी थोड़ा सा वाल्मीकि से वो उनका प्रभाव रहा है। तो ये दो चीज रही हैं उस समय में, क्योंकि हम अगर किसी चीज के को विस्तार में देखना चाह रहे हैं तो उस काल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये जो मंदाक्रांत हुँ, छंद बनाना, विरह को लाना, उसमें विप्रलंभ को लाना, वो सारा इनका किया हुआ है। और यह जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो यक्ष यक्षिणी का नाम दिया गया है वो नाम है हेममाली और विशालाक्षी। ये नोट मैंने बना करके रख दिया था, ये इसको सैंक्टिटी देता है। तो इसका हुँ। विस्तार है, काफी बड़ा विस्तार है, धीरे धीरे बात करेंगे इसके ऊपर, बहुत सारी बातें होंगी। बहुत अच्छा, मंजुला जी लिख रही हैं, उन्होंने खुद ही कविता लिखी है यक्ष यक्षिणी को के वियोग को आधार बना करके। तो हाँ, आप इसीलिए लिखिए, कहा कि मंजुला जी आप लिख रही हैं, आज आज अनुगुंज में पोस्ट करेंगी। जी मंजुला जरूर जी, हम जरूर लोग जरूर, मैं पढ़ेंगे जरूर आपकी चाहूंगा, कविता। हम पढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे हम। जी। एक और थोड़ा उत्पल जी। सा जी, जी बोलिए। जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, थोड़ी बेकार ही बात थी, नहीं, मैं चलिए। तो धन्यवाद प्रकट कर रही थी और फिर एंड कर रही थी धन्यवाद कार्यक्रम तो का, मुझे आप कुछ प्रकट बता करना रहे थे। चाहिए, कोई मुझे सुन रहा है, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मुझे तो घर में कोई नहीं, मेरा बेटा नहीं सुनता। हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन ये जी। सचमुच मुझे अच्छा लग रहा है कि आज के समय में, जिस समय में हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं संकेत देता हूँ, हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। और सिर्फ एक शब्द का मैं प्रयोग करूँगा कि एक समाज के रूप में हम अपनी चेतना खोते जा रहे हैं, हम अपना मेंटल बैलेंस खोते जा रहे हैं। उस समय में हम कालिदास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और इसे सुनना चाह रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य, ये सचमुच मेरे लिए आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं आज दोपहर तक 300% श्योर था कि मुझे कोई नहीं सुनता, सुनने वाला, ये प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन 3 बजे के बाद मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैं थोड़ा-सा मैंने इसको टोन डाउन किया है, थोड़ा-सा कि मैं, जिनको इसकी जानकारी नहीं भी है, साहित्य की भी जानकारी नहीं, काव्य लेखनी में ठीक है, जब मैं सीरीज़ शुरू करूँगा तो उसमें होगा कि थोड़ा-सा काव्य लेखनी में रस का विधान होना ज़रूरी है, थोड़ा प्रवाह कम से कम, और कुछ हो तुकांत अतुकांत सबकी बात होगी, सबकी बात होगी जब मैं अपने कार्यक्रम को शुरू करूँगा, कि प्रवाह कहीं नहीं रुकना चाहिए। गति, जी। यति, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, और किसी चीज़ पर ध्यान दें चाहे नहीं दें वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, साथ में मिलकर के सीखेंगे। प्रवाह, चाहे वो मुक्तक हो, मुक्त छंद हो, कुछ भी हो, प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो काव्य नहीं है। मैंने उसकी बहुत परिभाषा अच्छा। कह दी है। बिल्कुल। रसात्मक काव्य, वाक्य को काव्य कहते हैं। रस तभी होगा जब प्रवाह होगा, गति है, रस बिल्कुल, नहीं। मैं भी यही मानती हूँ कि चाहे नई कविता भी अगर कोई बोलते हैं, उसमें भी बिना प्रवाह के कुछ कविता नहीं। नहीं है, नई कविता कुछ नहीं। अगर आप, हमें लगता है नई कविता है, मैं बोलने पे आऊँगा तो मैं बहुत इतिहास में जा कर करके आपको वैसी-वैसी कविताएँ निकाल करके दिखा दूँगा, जिसे आज हम मुक्तक कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रवाह है। बिल्कुल, नहीं मैं वही कह रही हूँ, उसी प्रवाह चीज़ हर को चीज़ में है। मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रयोगात्मक कविता के रूप में कहा। जो प्रयोगात्मक कविता के रूप में कहा,
वही बाद में आगे चल कर के नागार्जुना जी वगैरह उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद नागार्जुना वगैरह की अगर स्कूल आता है, उस समय में स्कूल आते हैं। एक बच्चन साहब जो रुबाइयों की तरफ चले जाते हैं, जो मातृक छंद की हमने अभी बात की है उसके अंदर आ जाते हैं, और ये नागार्जुन जो मुक्तक की तरफ जाते हैं। लेकिन प्रवाह कहीं पर किसी प्रवाह ने बिल्कुल कहीं सही। भी जैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं अगर हम किया। अज्ञे जी को प्रवाह पढ़ते हैं, कैसे है सर्वेश्वर हम दयाल समझ सक्सेना नहीं जी पा को रहे हैं, पढ़ते क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, बस ये है। हैं, बिल्कुल मैं सही अब बोल रहे हैं। आज अंत करता हूँ। एग्री, 100% एग्री। तो बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, और सब लोगों को बहुत आभार, सब श्रोताओं को, आपको बहुत आभार उत्पल जी। आते मैं भी रहिए काम अनुगुंज करता हूँ में, आप सबों को। और हमें लाभान्वित करते रहिए इन सब नहीं नहीं, मैं आपकी लाभांश जी, आप परिचर्चाओं से। बुलाते रहिए, मैं बोलता रहूँगा। लेकिन थोड़ा-सा हम जी लोग डिस्कस कर लेंगे कि शेड्यूलिंग करनी जी पड़ेगी। बिल्कुल। थोड़ा-सा मेरा हाँ, भी किस अपना फॉर्मेटिंग में होगी वो हम कर किस लेंगे। फॉर्मेटिंग में होगी, कितने मतलब रिपिटिशन कब होगा, उस तरीके से, क्योंकि फिर जी मुझे रीशेड्यूल करना पड़ेगा। मैं तो एक दिन के लिए आया, मेरे दिमाग में था, लेकिन जी। अब ये सीरीज़ हो गया तो ठीक है। वो भी करते हैं जब लोगों को इच्छा है सुनने की, और मुझमें ज़रा भी सामर्थ्य है कि मैं इसे सुना पाऊँ, तो ये भगवती का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो उस आशीर्वाद को मैं बहुत बिल्कुल बहुत आभार आप सभी का, नहीं भूलना और इसी चाहूँगा। के साथ हम विदा लेते हैं आप सबसे। आभार।